न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुख करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जिन्होंने राजस्व प्राप्ति की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की है। बैठक में सीएम धामी ने विभागों को लक्ष्य के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा राजस्व प्राप्ति के लिए प्रयास करने को कहा। साथ ही विभिन्न विभाग और राजस्व बढ़ाने के लिए अन्य राज्य की बेस्ट प्रैक्टिस की गहनता से अध्ययन करने का निर्देश दिया। इसके अलावा सीएम धामी ने बजट खर्च में फिसड्डी विभागों पर नाराजगी जताई। दरअसल उत्तराखंड में ऊर्जा, खनन और वन विभाग से राजस्व प्राप्त की काफी संभावनाएं हैं, जिसको लेकर सीएम धामी ने इन विभागों को बेहतर प्रयास करने की बात कही ताकि राजस्व को बढ़ाया जा सके। अभी तक की सारी पूरे वर्ष भर की जो राजस्व की प्राप्ति हुई है उस पर पूरी चर्चा हुई है और कुछ विभागों में अभी अपेक्षा अनुसार जो राजस्व की प्राप्ति नहीं हो पाई है उनको उनके लक्ष्य के लिए कहा है। और अगले वर्ष के लिए कि जैसे ही नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होगा तो अप्रैल माह में ही पहले ही सारे विभाग जहाँ से राजस्व की प्राप्ति होनी है अपना एक रोड मैप बना लेंगे, अपना लक्ष्य बना लेंगे, उसके अनुरूप पूरा मैप बनाकर उस पर पूरे वर्ष भर काम होगा। हमारे साथ सहयोगी संजय पुंडीर जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, देखिए, राजस्व बढ़ाने को लेकर जिस तरह से विभागों की बैठक हुई है, चर्चा की गई मुख्यमंत्री के द्वारा, क्या कुछ निकलकर इसमें सामने आया? राजस्व को लेकर सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसी को लेकर अब तमाम बैठकें की जा रही है, क्योंकि हमने देखा है कि राजस्व कई विभाग ऐसे हैं जिनसे कहीं ना कहीं राजस्व में बीते वर्ष घाटा पहुंचा है, यानी जो उनका लक्ष्य होता है वो नहीं मिला है। हालांकि इसी को लेकर अब लगातार बैठक की जा रही है और जिस तरह से राजस्व एक समीक्षा की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा से पहले भी तमाम जो बैठक है वो की जा रही, हालांकि भी एक की जानी है और इन्हीं सब को लेकर चर्चा की जाएगी किस तरह से राजस्व की प्राप्ति होने, क्योंकि कई विभाग ऐसे हैं वो राजस्व को लेकर बहुत पीछे हैं। हालांकि अगर खनन की पर्यटन की जाए या तमाम जो अन्य विभाग है उन्हीं सब को लेकर यहाँ पर एक चर्चा की जा रही है। अप्रैल में एक बैठक रखी गई और बैठक में साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को कि राजस्व के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक ढांचा तैयार की जाए और उसमें किस तरह से राजस्व प्राप्त हो सकता है, क्योंकि आने वाले वर्ष में और हर वर्ष में तमाम एक लक्ष्य होता है राजस्व को लेकर और उसी लक्ष्य पर जो अधिकारी होते हैं वो कार्य करते हैं। संजय, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि कौन कौन से विभाग ऐसे रहे जिनमें राजस्व उम्मीद से कम आ रहा है, उम्मीद से ज्यादा किन में आ रहा है, और इसके साथ ही इसके लिए सरकार की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि जो विभाग जहां से राजस्व नहीं आ पा रहा है उनमें राजस्व की बढ़ोतरी की जाए? देखिए चारों, लगातार ही अगर हम कोरोना काल के समय से बात की जाए तो सभी विभाग ऐसे रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं राजस्व की कम प्राप्ति हुई है। हालांकि 2022 में पर्यटन विभाग की अगर बात की जाए तो इसमें एक अच्छा राजस्व प्राप्त हुआ है। अगर खनन विभाग की बात की जाए तो इसमें थोड़ा सा घाटा हुआ है, यानी कहा जा सकता है कि जो पर्यटन से जो अन्य विभाग है उनमें कहीं ना कहीं लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि इन्हीं सब बातों को लेकर एक बैठक की जा रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि अपने अपने विभाग को लेकर सभी जो अधिकारी है वो कहीं ना कहीं बैठक की जाए, क्योंकि आने वाला जो वित्तीय वर्ष है उसकी भी तैयारी अभी से की जा रही है। चारुल, बिल्कुल, आप बने रहिए, इनसे आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पौड़ी कॉरिडोर बनाने की सरकार की घोषणा के बाद इस पर काम शुरू हुआ है। मंत्रिमंडल में भी इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। दूसरी तरफ कॉरिडोर का विरोध भी शुरू हो गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि कॉरिडोर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, उत्तराखंड में अच्छी सड़कें बनाई जाएं और पहाड़ों को बचाना सबसे बड़ी जरूरत है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने सुब्रमण्यम स्वामी के बयान पर कहा कि बाहर का व्यक्ति यहाँ विकास कार्य होने पर अड़ंगा डालेगा तो अखाड़ा इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। हर की पौड़ी कॉरिडोर बनाया जाएगा और इसकी विस्तृत रूप से डीपीआर तैयार की जाएगी और सभी के सहयोग से एक दिव्य हरिद्वार और नया हरिद्वार इसका निर्माण कार्य प्रारंभ होगा और हमारे मंत्रिमंडल में और हम लोगों ने
उसकी पूरी रूपरेखा का काम आगे कर दिया है। सभी एजेंसियां मिलकर उस पर काम करेंगे और उसमें हम सबका सहयोग लेंगे। सभी जो स्टेक होल्डर है उनसे भी बात करेंगे। इसमें क्या जरूरत है एक कॉरिडोर बनाने के लिए? मैं समझता हूँ कि इसमें जो रोड्स बननी चाहिए, तगड़े बनने चाहिए, अच्छे बनने चाहिए, पहाड़ों को तोड़ना नहीं चाहिए। इसकी जो ब्यूटी है, इसकी जो सुंदरता है, इसको कायम रखने की आवश्यकता है, उसी को देखना चाहिए। देखो, कॉरिडोर का जहाँ तक मामला, हरिद्वार के विकास की अगर कोई बात आएगी तो जिलाधिकारी महोदय ने अपनी तरफ से कहा कि संतोष एवं अखाड़ों से राय लेंगे। तो वो विषय जब हमारे संज्ञान में आएगा तो उसमें हम अपनी राय देंगे। अगर विकास की कोई बात आती है, कोई व्यक्ति बाहर से आकर के विरोध करेगा, उसको अखाड़े उसको मानेंगे नहीं। कॉरिडोर में जो अगर आवश्यकता के अनुसार निर्माण कार्य है तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग हरिद्वार में आते हैं। हर की पूरी कॉरिडोर हमारे साथ सहयोगी संजय पुंडीर जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए, जिस तरह से कॉरिडोर बनाने की बात कही जा रही है हरिद्वार में, ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी ने इसके लिए विरोध जताया है। अखाड़ों का कहना है कि अगर कोई भी उत्तराखंड के विकास को रोकेगा तो अखाड़े बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अगर भौगोलिक स्थिति पर नजर डालें तो बहुत जायज है सुब्रमण्यम स्वामी का ये कहना कि अभी उत्तराखंड में विकास की इतनी जरूरत नहीं है। विकास के लिए अच्छी सड़कें हैं, लेकिन कॉरिडोर की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, ज्यादा विकास जब हम करते हैं तो जोशीमठ जैसा हाल हो रहा है। नैनीताल के पास हम देख रहे हैं कि झील का स्तर किस तरह से गिरता जा रहा है। कर्णप्रयाग से भी वो तस्वीरें हम देख चुके हैं। निश्चित तौर पर अब कॉरिडोर को लेकर सरकार लगातार ही अपना रोड मैप तैयार कर रही है, क्योंकि हमने देखा है कि लगातार हरिद्वार जिला प्रशासन भी कॉरिडोर को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं उनको लेकर चर्चा की जा रही है। हालांकि अपने 2 दिवसीय दौरे पर सुब्रमण्य हरिद्वार है इन दिनों, और इनका लगातार ही यहाँ पर बैठक भी की जा रही है। और जिस तरह से इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी इस तरह की कोई जरूरत नहीं है, अच्छी सड़कें हो इतना ही काफी है। हालांकि इन सब बातों को लेकर ये देखा जा सकता है कि जब कॉरिडोर बनेगा तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो भी खासा परेशान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वो भी लगातार विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हर की पौड़ी ही नहीं है, हर की पौड़ी के आसपास का जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं अतिक्रमण मुक्त होगा। उसी के बाद कॉरिडोर बनाने की तैयारी की जाएगी। और जब वो अतिक्रमण मुक्त होगा तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनका कामकाज पूरी तरह ठप हो जाएगा। हालांकि इसका पलटवार करते हुए साधु संतों ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार जब विकास करती है तो विकास उन्हें कर लेने दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी इसके सामने आता है तो संत समाज कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब देखने वाली बात होगी कॉरिडोर को लेकर किस तरह से आगे रणनीति तैयार होती है और संत समाज आगे इसमें क्या करता है। और जिस तरह से व्यापारी वर्ग लगातार ही प्रदर्शन कर रहा है, तमाम विरोध कर रहा है, उनका भी यही कहना है कि हमारा जो कामकाज है, पहले ही कोरोना काल में 2 साल तक हमने घरों में रहकर अपना जीवन यापन किया है, जो काम था वो पूरी तरह ठप हो गया था। लेकिन अब कॉरिडोर बनाने की बात संजय, एक तरफ हम अभी देखिए चर्चा भी कर रहे थे कि मुख्यमंत्री की ओर से कहा जा रहा है कि राजस्व बढ़ाया जाए और इसको लेकर वो बैठक भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ व्यापारी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि अगर कॉरिडोर बनाया जाएगा तो हम तो पहले ही कोरोना की मार झेल चुके हैं, अब एक बार फिर से हमें ये जो मार है वो झेलनी पड़ेगी। ऐसे में क्या बीच का रास्ता निकाला जाएगा कि विकास भी हो जाए और चाहे हम मंडलेश्वर की बात कर ले, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, व्यापारियों को कोई दिक्कत ना हो? ऐसा कोई बीच का रास्ता, ऐसा कुछ है? निश्चित तौर पर चारों जिस तरह से हम देखते हैं कि जब इस तरह का कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसमें सबसे पहले अतिक्रमण की बात आती है, और जब अतिक्रमण हटता है तो उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो व्यापारी वर्ग का लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है, क्योंकि अब 4 धाम की यात्रा भी शुरुआत होने वाली है, अप्रैल से इसकी शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में कॉरिडोर बनाना अभी जल्दबाजी कहा जा सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो व्यापारी वर्ग लोग हैं वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपनी पटरी पर लौट रहा है, अपने कामकाज को वापस ला रहा है। ऐसे में सरकार का ये फैसला व्यापारियों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। लेकिन इन्हीं सब बातों को लेकर सरकार अब चर्चा कर रही है, व्यापारी वर्ग के लोगों के साथ भी बात कर रही है। आगे आने वाले वक्त में देखा जा सकता है कि किस तरह से कॉरिडोर को लेकर प्लान किया जाएगा। चारुल, चलिए, बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार में प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। आपके प्रदेश अध्यक्ष नरेश शर्मा ने कहा कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने झूठा मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया है और ये पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है। जिलाध्यक्ष संजय सैनी ने कहा कि आप देश में लगातार आगे बढ़ रही है और इसीलिए बीजेपी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ना चाहती है।
शराब नीति के खिलाफ जो FIR हुई थी, आप देख रहे हैं पिछले 1 साल से प्रकरण चल रहा है। कहीं भी जो है मनीष सिसोदिया जी का FIR में नाम नहीं था। उसके पश्चात भी मनीष सिसोदिया जी को बुलवाकर उनको गिरफ्तार किया गया और एक छोटा सा आधार कि वो सही जवाब उन्होंने नहीं दिया, एक छोटे से आधार पे CBI गिरफ्तार कर रही है केंद्रीय नेता को, ये बड़ा मजाक का विषय है। भाजपा जो है कांग्रेस के कम से कम 20 घोटालों को लेकर जो है विगत जो है 10 साल पहले केंद्र सत्ता में आई थी, उसमें से एक की भी अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है, एक पे भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बीजेपी आम आदमी पार्टी के जो बढ़ते कदम है, जो उसकी सुनामी पूरे देश में चल रही है, उसको रोकना चाहती है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ना चाहती है बीजेपी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को CBI ने अरेस्ट किया है, झूठा मुकदमा दर्ज कर CBI ने अरेस्ट किया है और CBI का आरोप है कि जांच में सहयोग नहीं की। ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है और मुझे लगता है इसका जवाब भाजपा को 2024 में जनता देने वाली है। हम शांतिपूर्वक भाजपा कार्यालय में अपनी बात रखने आए थे, क्योंकि भाजपा राज्य में और देश में भाजपा की सरकार है। तो आज पुलिस ने इतने लोग तो हम भी नहीं है जितनी यहाँ पुलिस खड़ी है, तो ये कहीं ना कहीं बौखलाहट है। वहीं भिवानी में राजस्थान के 2 मुस्लिम युवकों को जिंदा जलाकर मारने के मामले में अब बजरंग दल का गुस्सा फूटा। रुड़की के भगवानपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और CM गहलोत का पुतला दहन किया। असदुद्दीन ओवैसी के गॉडसे वाले बयान पर भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। ब्लॉक अध्यक्ष संजय बजरंगी ने कहा कि अगर आरोपी मोनू मानेसर गुनहगार है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा भगवानपुर विधानसभा में आज अशोक गहलोत सरकार का पुतला दहन किया है हमने, क्योंकि जो राजस्थान के भरतपुर में जो बोलेरो कार में 2 की घटना हुई थी, उस पर जो है उन्होंने जो है मोनू मानेसर के और कुछ उसके साथी श्रीकांत शर्मा उन लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था। वो हत्या का आरोप झूठा है, वो हत्या उन्होंने नहीं की। कुछ लोग कह रहे हैं कि हत्या उन्होंने करी है, क्योंकि जब वो हत्या उन्होंने करी है तो वो वहाँ पे मौजूद होने चाहिए थे, कुछ सबूत होने चाहिए थे, वो सबूत वहाँ पर नहीं थे। चंपावत जिला अस्पताल के ICU स्टाफ की तैनाती CM धामी के निर्देश के बाद स्टाफ तैनात किया गया है। बड़ी खबर है ये, ENT और स्किन डॉक्टर्स की भी देखिए नियुक्ति की गई है। चंपावत जिला अस्पताल के ICU में स्टाफ की तैनाती की गई है। CM धामी के निर्देश के बाद स्टाफ की तैनाती की गई है। स्टाफ को तैनात किया गया है CM धामी के निर्देश के बाद। ENT और स्किन डॉक्टर्स की भी नियुक्ति की गई है। अब मरीजों को जिला अस्पताल में ही इलाज मिलेगा। पहले स्टाफ के अभाव में मरीजों को बाहर रेफर किया जाता था। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, चंपावत से आ रही है, जहां पर CM धामी के निर्देश के बाद स्टाफ को तैनात किया गया है। ENT और स्किन डॉक्टर्स की यहां पर नियुक्ति की गई है। मरीजों को जिला अस्पताल में अब इलाज मिलेगा। पहले स्टाफ के अभाव में मरीजों को देखिए रेफर कर दिया जाता था, लेकिन जैसे ही मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया, उन्होंने यहां पर स्टाफ की नियुक्ति की। खबर हरिद्वार से है, जहां रुड़की इलाके में 195 ईंट भट्टे संचालित हो रहे हैं, जिनमें से दर्जनों ईंट भट्टे NGT से बिना अनुमति लिए ही संचालित हो रहे हैं और ऐसे ईंट भट्टों को 31 दिसंबर तक का समय दिया गया था। बावजूद इसके अनुमति ना लेने वाले ईंट भट्टों पर प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड ने तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिए।
अब ईंट भट्टे को क्लीनर टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए 30 जून तक का अंतिम समय दिया है। अगर ईंट भट्टे क्लीनर टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाते हैं तो उन्हें अस्थायी तौर पर बंद कर दिया जाएगा। में हरिद्वार जनपद में रुड़की क्षेत्र में 195 ईंट भट्टे संचालित हैं वर्तमान में। उनमें से कुछ ईंट भट्टे हैं जिन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कंसेंट प्राप्त नहीं किया है, और ये वो ईंट भट्टे हैं जिन्होंने क्लीनर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया है। सीपीसीबी ने गाइडलाइंस दिया था कि जितने भी हमारे ब्रिक किल्न्स है वो एक समय सीमा के अंतर्गत नेचुरल ड्राफ्ट टेक्नोलॉजी से इंड्यूस ड्राफ्ट टेक्नोलॉजी में जाएंगे, ताकि हमारी जो वायु प्रदूषण है उसमें कमी आए। तो ये ईंट भट्टे 31 दिसंबर तक हमने समय सीमा दिया था, उनको उन्होंने जो क्लीन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं किया, उनके फिर बंदी आदेश वही एनजीटी ने जारी किया था। तो उसके तहत पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और डीएम हरिद्वार ने कार्रवाई की हुई है। अगली खबर अल्मोड़ा से है, जहां नदियों में अवैध खनन करने वाले माफियाओं पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। तहसीलदार अल्मोड़ा ने कहा कि कोसी, सवाल, शेराघाट नदियों में अवैध खनन की शिकायतें मिलने के बाद छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है और इस तरह कई जेसीबी, पोकलैंड मशीन और वाहनों को सीज किया गया है। बैठक चल रही है और उसमें तमाम विषयों पर मंथन हो रहा है। एक निर्देश भेजा गया है कि जिसमें टैक्स प्रणाली में परिवर्तन करने की बात कही गई है, उसको बोर्ड के सामने रखा गया और उसमें अभी ईओ को निर्देश दिए गए हैं कि उसकी विस्तृत रूपरेखा तैयार करके अगली मीटिंग में उसको रखा जाए। और जहाँ तक निर्माण कार्यों का सवाल है, निर्माण कार्यों के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं है। शासन को हम कई पत्र भेज चुके हैं। 15वें वित्त का पैसा जो अप्रैल 2022 में आ जाना चाहिए था, वो आज की तारीख तक नहीं आया है। 2 किस्तें ड्यू हो गई हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हम कई पत्र भी भेज चुके हैं, लेकिन सरकार में ऐसा लगता है कोई सुनने वाला है ही नहीं। देहरादून के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजेंद्र सिंह खाती ने विकासनगर और सेलाकुई दमकल कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान दफ्तर और दमकल स्टेशन की साफ सफाई और सरकारी दस्तावेजों के रखरखाव पर संतुष्टि जताई गई। उन्होंने फायर टीम को वाहन और उपकरणों को हमेशा कार्यशील दशा में रखने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने रजिस्टर्स की गहनता से निरीक्षण कर रखरखाव सही से करने का भी निर्देश दिया। हमारा एक जो है मुख्यालय से एक आदेश है कि साल के 2 वक्त, होली से पहले और दीपावली से पहले सभी फायर स्टेशनों का निरीक्षण करना अनिवार्य होगा। उसी परिप्रेक्ष्य में मेरे द्वारा आज विकासनगर फायर स्टेशन और अभी सेलाकुई फायर स्टेशन का निरीक्षण किया गया। इसमें कर्मचारियों का टर्नआउट, उनका बैरिक वगैरह, मैस वगैरह, साफ़ सफाई और इक्विपमेंटों का रखरखाव, ये सब चीज़ देखा गया। उनसे इक्विपमेंट का संचालन भी कराया गया और जो संतोषजनक रहा, और उनको कुछ निर्देशित भी किया गया समय समय पर इस तरह से आप उसका अभ्यास करते रहेंगे। और अब बात अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा नगर पालिका परिषद की बोर्ड की बैठक हंगामेदार रही। बैठक में 20 से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा की गई, लेकिन राज्य सरकार द्वारा 15वें वित्त को 2 किश्तों का बजट आवंटित ना किए जाने पर माहौल गर्मा गया। पालिका प्रतिनिधियों ने इस पर नाराजगी जताई। पालिका अध्यक्ष प्रकाश जोशी ने कहा कि शासन ने टैक्स प्रणाली परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया, जिस पर मंथन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 15वें वित्त की 2 किश्तों का बजट न मिलने से निर्माण कार्य बाधित हो गया और शासन में बैठे अधिकारी पत्र भेजने के बाद भी फाइलों को दबाए बैठे हैं। खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी सोनिका ने जनता दरबार लगाया। ऋषिपर्णा सभागार में डीएम ने फरियादियों की समस्याओं को सुना और इस दौरान जिलाधिकारी ने ज्यादातर समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। डीएम सोनिका ने कहा कि जनता दरबार में ज्यादातर बिजली, पानी और सड़क की समस्याएं आई हैं, जिन्हें जल्द ही सुधारने की कोशिश की जा रही है।
करीबन 92 के लगभग हमारे पास शिकायतें आई हैं, जिनमें कि विविध प्रकार की हैं। पानी, बिजली, रोड, कहीं कोई चीज़ टूट गई है तो आपदा से रिलेटेड वाले भी हैं, और लैंड से रिलेटेड तो आते ही हैं। कंसर्न एसडीएम्स को, तहसीलदार्स को इंस्ट्रक्शंस हैं और कंसर्न लाइन डिपार्टमेंट्स को इंस्ट्रक्शन है। वहीं अल्मोड़ा नगर पालिका परिषद की बोर्ड की बैठक में नगर पालिका के क्षेत्रफल को बढ़ाने की सालों से उठ रही मांग पर जोर दिया गया। मौजूदा समय में नगर पालिका के 13 वार्ड हैं, जबकि नगर के आसपास के गांव की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और इसके मद्देनजर नगर पालिका द्वारा बोर्ड की बैठक में नगर पालिका के परिसीमन पर इसके आसपास के गाँव को जोड़ने का प्रस्ताव पास किया गया और अधिकारी के माध्यम से सरकार को भेजा गया, पर सरकार ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जबकि नगर पालिका चुनाव नजदीक है और इस पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश जोशी ने बताया कि नगर पालिका का विस्तार का समय मांगा गया है, जिसके लिए नगर पालिका बोर्ड द्वारा परिसीमन को लेकर प्रस्ताव पास कर सरकार को भेजा गया है। परिसीमन का जो प्रस्ताव पालिका के द्वारा भेजा गया था, वो सरकार के लगातार 2-3 बार सरकार का जो निर्देश हमें मिला था उसके तहत ही वो प्रस्ताव भेजे गए थे। तो लगभग 25 जो समीपवर्ती गांव हैं उनके प्रस्ताव पालिका ने सर्वसम्मति से पास करने के बाद जिलाधिकारी जी के माध्यम से सरकार को प्रेषित किए थे। शासन के कहने पर ही हमारे प्रस्ताव भेजे गए थे और ये शासन के ऊपर निर्भर है कि वो उन प्रस्तावों पर कार्रवाई करे या न करे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।